नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है और अभी अमेरिका की तरफ से भारत को अपनी F-35 को ऑफर करने की बात सामने आई है। एक टॉप डिफेंस साइट में पब्लिश किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2025 तक यूएस गवर्नमेंट की तरफ से भारत को ऑफिशियली F-35 एयर लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर जेट का ऑफर दिया जाने वाला है और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने वाली है, जिसे यूनाइटेड स्टेट की तरफ से फॉरेन मिलिट्री सेल के अंदर अप्रूव करने का प्लान किया जा रहा है। ये बात पहले फरवरी 2025 में भी सामने आई थी, जब यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी जी के साथ मीटिंग के दौरान मिलिट्री सेल को बूस्ट करने की बात की थी और F-35 को भारत को ऑफर करने की पॉसिबिलिटीज के बारे में हिंट दिया था। और फिर अप्रैल 2025 में भी यूनाइटेड स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने भारत आकर इस ऑफर को फिर से कंफर्म किया था। इस ऑफर के अंदर यूनाइटेड स्टेट डायरेक्टली F-35 को भारत को ऑफर करना चाहता है, जिसमें मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को बाईपास करने का हिंट दिया जा रहा है, जिस वजह से डील को जल्दी फाइनल किया जा सकेगा और 2027 तक ही भारत को इन जेट्स को डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन बदले में भारत को ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं मिलने वाली है और ना ही F-35 को भारत में लोकली मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है। इस वजह से इन जेट की डिलीवरी काफी फास्ट होने वाला है, जो कि चाइना और पाकिस्तान की स्टेल्थ फाइटर जेट की फ्लीट को काउंटर करने में भारत को मदद कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को F-35 की जो कन्फिगरेशन ऑफर किया जा रहा है, उसमें इजराइल की F-35I यानी कि अदर वेरिएंट जैसे कस्टमाइजेशन होने वाला है, जिसमें बीनेट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और इंडिजिनस IFF सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट को यूनाइटेड स्टेट के मिशन डाटा सर्वर पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फुल ऑटोनॉमी मिलेगी या नहीं ये क्लियर नहीं हो रहा है। वर्तमान के हालात में इंडियन एयरफोर्स को नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट की काफी जरूरत पड़ने वाली, खासकर जब चाइना J-20 और J-35 जैसे फाइटर जेट को रैपिडली डिप्लॉय कर रहा है और पाकिस्तान को भी चाइना की तरफ से जेट को इसी साल के अंदर ही डिलीवर किया जाने वाला है। तो भारत के पास इनको काउंटर करने के लिए ऑप्शन की काफी कमी पड़ रहा है। F-35 की ए वेरिएंट का फ्लाईवे कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $82.5 मिलियन के आसपास है, लेकिन इसका एक्सपोर्ट कन्फिगरेशन में इसका कॉस्ट $100 to $110 मिलियन के आसपास हो सकता है। अगर भारत इनकी 40 से 50 जेट को भी खरीदता है तो टोटल कॉस्ट 4 से $5.5 बिलियन के बीच होने की उम्मीद किया जा सकता है, जो कि रफाल डील के मुकाबले काफी कम होने वाला है। और अगर रफाल से कम कीमत पर हमें F-35 जैसे एयरक्राफ्ट मिल जाते हैं तो इनको एक्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी आने वाले। यूनाइटेड स्टेट के स्ट्रिक्ट एंड यूजर कंडीशन की वजह से एयरक्राफ्ट को डेली एक्टिवेशन कोड की जरूरत पड़ सकता है। सिर्फ इजराइल का अदर वेरिएंट यूनाइटेड स्टेट के कंट्रोल से इंडिपेंडेंट ऑपरेट करता है और भारत को वैसे ऑटोनॉमी मिलेगी या नहीं इसको लेकर डाउट किया जा रहा है, क्योंकि भारत के पास S-400 सिस्टम मौजूद है, तो इस वजह से कुछ भी इंप्लीकेशन आने की उम्मीद किया जा रहा है। सेम टाइम पर भारत को रशिया की तरफ से भी अपनी Su-57 को ऑफर किया जा रहा है, लेकिन रशिया की तरफ से Su-57 को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग के प्रपोजल के साथ ऑफर किया जा रहा है। लेकिन अभी तक भारत की तरफ से सिर्फ अपनी डोमेस्टिक 5th जनरेशन फाइटर जेट पर ही फोकस करने की बात की गई, जो कि इंडिजिनस डेवलपमेंट के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान के हालात में ये इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को काफी कमजोर करने वाला है, क्योंकि MCA 2035 से पहले ऑपरेशन होने की उम्मीद नहीं किया जा सकता और अभी इसी साल से ही पाकिस्तान को J-35 मिलना स्टार्ट होने वाला है। तो आगे चल के 10 साल तक हमारे पास अगर कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं होता है तो हम चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले काफी पीछे रहने वाले हैं। अगला अपडेट DRDO की तरफ से है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर फतेह सीरीज की रॉकेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया था, जिनको इंडियन एयरफोर्स की एयर डिफेंस सिस्टम ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस इंसिडेंट के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से DRDO को डायरेक्ट किया गया कि वो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 2 प्रोग्राम के डेवलपमेंट को और ज़्यादा फास्ट ट्रैक करें, ताकि फ्यूचर में होने वाले और बड़े मिसाइल थ्रेट को ईजिली हैंडल किया जा सके। रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 1 इंटरसेप्टर को भी एक्टिवेट किया गया था, लेकिन एंगेज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि आकाश और MR-SAM जैसे सिस्टम ने पाकिस्तानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को पहले न्यूट्रलाइज कर दिया था। इसका मतलब है कि भारत की लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम काफी इफेक्टिव साबित हो रहा है, जिसमें आकाश और MR-SAM पहली डिफेंस लाइन के तौर पर काम कर रहे हैं और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 1 को बैकअप के लिए वहां पर रखा जा रहा है। लेकिन कंसर्न यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान फ्यूचर में अपने मिसाइल स्ट्रेटेजी को एस्केलेट कर सकता है, जिसमें वो इंटरमीडिएट रेंज की या मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल जैसे शाहीन सीरीज की मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 1 की कैपेबिलिटी अराउंड 2000 किलोमीटर के आसपास है,
और ये 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस से मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और MIRV कैपेबल हाई एल्टीट्यूड मिसाइल का इस्तेमाल करता है तो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम ओवरलोड होने की उम्मीद किया जा रहा है। इस वजह से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 2 का डेवलपमेंट बहुत ही क्रूशियल बनने वाला है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 2 का टारगेट ये कि ये इंडो एटमॉस्फेरिक रीजन के साथ साथ हायर एक्सो एटमॉस्फेरिक रीजन में भी इंटरसेप्ट कर सकता है, जो कि मिसाइल को एटमॉस्फेयर के बाहर ही नष्ट करने वाला है। और ये खास तौर पर मेट्रो सिटी जैसे कि दिल्ली, NCR या मुंबई जैसे हाई वैल्यू टारगेट को सेफ रखने के लिए डिजाइन किया गया है। आज की तीसरी अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और ये खबर भारत के डिफेंस इंटरनेशनल एफर्ट के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने अपने कानपुर वेस्ट फील्ड गन फैक्ट्री में इंडियन नेवी को पहली बार इंडिजिनसली डेवलप किए गए 2 सुपर रैपिड गन माउंट यानी कि SRGM बैरल को ऑफिशियली हैंडओवर किया गया। ये SRGM बैरल 76mm की नेवल गन सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं, जो कि इनके कोर कंपोनेंट होते हैं, और ये अभी के लिए इंडियन नेवी के फ्रंट लाइन वॉरशिप जैसे कि सिवली क्लास के फ्रिगेट्स और दिल्ली क्लास के डिस्ट्रॉयर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सिस्टम अपनी हाई रेट ऑफ फायर और प्रिसिशन के लिए जाने जाते हैं, और ये गन सरफेस, एयर और शोर बेस्ड टारगेट के साथ एंगेज हो सकते हैं। इस सक्सेसफुल डिलीवरी से ये क्लियर सिग्नल मिलता है कि एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड और फील्ड गन फैक्ट्री ने आत्मनिर्भर भारत के विजन को एक प्रैक्टिकल रियलिटी में बदल दिया। रियर एडमिरल बरुआ ने अपनी स्पीच के दौरान ये कहा था कि ये इंडिजिनेशन स्टेप इंडियन नेवी की ऑपरेशनल रेडीनेस को बूस्ट करने वाला है और हमारी फॉरेन सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंसी को काफी हद तक रिड्यूस करने वाला है। उन्होंने फील्ड गन फैक्ट्री टीम के टेक्निकल स्किल्स और डेडिकेशन को भी यहाँ पे तारीफ किया है, क्योंकि अभी तक हम इस तरीके की गन्स के लिए फॉरेन कंपनी के ऊपर डिपेंड करते थे, लेकिन अब इनको भारत में ही बनाया जा सकता है। टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो 76mm की SRGM एक वर्सेटाइल नेवल वेपन सिस्टम है जो रैपिड फायर कैपेबिलिटी के साथ मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया होता है। इस वेपन को सबसे ज्यादा मात्रा में नेवी में इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से इसकी बैरल का वेयर एंड टियर सबसे ज्यादा होता है। और अब जब इसका बैरल भी भारत में बनने लगा है तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होने वाला है, सप्लाई चेन इशू स्टेबल रहने वाली और खास करके वॉर रेडीनेस हमारी बेहतर होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट प्रोग्राम की तरफ से, और ये खबर तेजस मार्क 2 को लेकर है, जिसे अब एक नए लुक में और अपग्रेडेड वेपन लोडआउट के साथ शोकेस किया गया था। ये नए ग्राफिक दिखाते हैं कि तेजस मार्क 2 अब एक फुल मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनने वाला है, जो कि प्रिसिशन स्ट्राइक से लेकर एयर सुपीरियरिटी तक सब कुछ हैंडल करने वाला है। अभी तेजस मार्क 2 की जो नए ग्राफिक्स शेयर किए गए थे उसमें उसकी वेपन लोडआउट में तारा प्रिसिशन गाइडेड मुनिशन, रुद्रम 2, अस्त्र मार्क 1, एसराम और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को डिस्प्ले किया गया था। इनमें से तारा प्रिसिशन गाइडेड मुनिशन की बात करें तो इसे DRDO की तरफ से डेवलप किया गया है, और ये बंकर्स और हाई वैल्यू टारगेट को किसी भी तरीके की वेदर कंडीशन में सर्जिकल एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। रुद्रम 2 के बारे में आप सब में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे, जो कि एक एडवांस एयर टू सरफेस मिसाइल है, जो कि बहुत एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पर या फिर एयर टू सरफेस अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अस्त्र मार्क 1 और एसराम मिसाइल इसकी स्टैंडर्ड मिसाइल के पैकेज रहे, लेकिन अभी जो ग्राफिक्स सामने आया था इसमें तेजस मार्क 2 को क्वाड रैक के साथ देखा गया था, जिसमें स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को डिस्प्ले किया गया था, जिससे पता चलता है कि एक क्वाड रैक में तेजस मार्क 2 मिनिमम 4 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को कैरी कर सकता है, और मिनिमम कन्फिगरेशन में तेजस मार्क 2 में ऐसे 2 रैक को इंटीग्रेट किया जा सकता है, यानी कि एक बार में तेजस मार्क 2 8 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को कैरी कर सकता है, जो कि दुश्मन की एक रनवे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन सिविल एविएशन सेक्टर की एक जरूरी इंडिजिनस प्रोजेक्ट की तरफ से है, और अभी हम सारस मार्क 2 प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। कल यानी कि 30 मई 2025 को इस प्रोजेक्ट का एक मेजर माइलस्टोन अचीव होने वाला है। बेंगलुरु के वेल्लूर कैंपस में सारस मार्क 2 के लिए आयरन बेड टेस्ट फैसिलिटी को इनॉग्रेशन किया जाने वाला है, जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा ऑफिशिएट किया जाएगा। अब ये आयरन बेड टेस्ट फैसिलिटी क्या होता है? ये बेसिकली ग्राउंड बेस्ड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म होता है, जहां एयरक्राफ्ट के सभी क्रिटिकल सब सिस्टम जैसे कि एवियोनिक्स, हाइड्रोलिक्स, फ्लाइट कंट्रोल्स और लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट को इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाता है। इसका पर्पस होता है कि ऑफिशियल फ्लाइट टेस्ट से पहले सभी इक्विपमेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड को और परफॉर्मेंस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग काम करे या फिर नहीं करे, इसको पता करना होता है। ये स्टेप सर्टिफिकेशन के लिए भी मैंडेटरी होता है। सारस मार्क 2 प्रोजेक्ट काफी पुराना है, जिसको 1980s के टाइम पे हमारी सिविल एविएशन इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन इसमें काफी सारे
सेटबैक आए थे। सबसे बड़ा सेटबैक 2009 के इंसिडेंट के दौरान आया था, जिसमें हुए एक क्रैश में इसमें 3 लोग शहीद हो गए थे और फिर 2016 में प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन 2017 में इसे दोबारा रिवाइव करने का फैसला किया गया था। फिर 2019 में इसके लिए 6000 करोड़ की फंडिंग को अप्रूव किया गया था, जिसमें सारस मार्क 2 को डेवलप करने का फैसला किया गया था, जो कि सारस मार्क 1 का एक अपडेटेड वर्जन होने वाला था, जिसमें 19 सीटर वेरिएंट को डेवलप किया जाने वाला है। सारस मार्क 2 को ऑफिशियली भारत के रीजनल कनेक्टिविटी नीड को मीट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है और ये एयरक्राफ्ट डोनर 228 जैसे एयरक्राफ्ट को कम्पीट करने वाला है। इंडियन एयरफोर्स पहले से इसकी 15 यूनिट को खरीदने के लिए कमिटमेंट कर चुका है और फ्यूचर में भारत के रीजनल ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम के अंदर इसकी 150 से भी ज्यादा यूनिट को अलग अलग एयरलाइंस में शामिल करने का उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।